स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक टॉपिक। आज हम लोग प्रबल बैच की क्लास कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं प्रबल बैच में हम क्लास 11th का सिलेबस करते हैं केमिस्ट्री का, एंड क्लास 12th के लिए प्रतिष्ठा बैच है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का भी चैप्टर चल रहा है नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर हम लोग आज पार्ट नंबर 12 करने वाले हैं, एंड डेवलपमेंट लीडिंग टू मॉडल ऑफ एटम, जो सबसे एडवांस माना जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसकी तरफ बात करेंगे कि उसकी डेवलपमेंट्स कैसे हुई। मतलब जैसे हमने बोर मॉडल को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स पढ़े थे, लाइक बोर मॉडल को पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ा था फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कुछ चीज़ें पढ़ी थी हमने, बेसिक्स अपना इम्प्रूव किया था। उसी तरह से अभी हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो यही है कि डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, और दूसरा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है डी ब्रॉगली कंसेप्ट, जिसने डुअल बिहेवियर जो है उसको रिलेट किया था कि जब लाइट में डुअल बिहेवियर होता है, मतलब पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, जिसको हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो लाइट में देखा गया, फोटोन्स को मान लिया कि भाई वो पार्टिकल भी होते हैं, एंड जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो वेव की तरह भी होती है। बट यहाँ पे बात ये की गई कि क्या मैटर भी इसी तरह का होता है? क्या हर चीज़ मैटर जैसी, हर चीज़ मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें जो हैं, या फिर क्रिकेट बॉल, या फिर जो भी अपने आसपास देखते हैं सारी चीज़ें, कार वगैरह, ये सारी चीज़ें भी क्या वेव की तरह बिहेव कर सकती हैं? ये चीज़ें पार्टिकल तो हैं ही। तो इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ, एंड उसको वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने में हुआ भी कि उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट यहाँ पे कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, उसकी बात भी हम करेंगे। तो सबसे पहले वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस नंबर 1, डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर। ठीक है, तो इसने डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दी थी। वो उसने इक्वेशन क्या दी थी, क्या समझाया था, उसकी बात करते हैं। तो डी ब्रॉगली ने यहाँ पे बोला कि अगर जो फोटोन के केस में हम लोग समझते थे कि जो फोटोन होता है वो पार्टिकल भी है, वो वेव भी है, अगर मूव कर रहा है तो उसने यहाँ पे दो तीन चीज़ें बोली। क्या बोली? सबसे पहली चीज़, इन केस ऑफ फोटोन, तो फोटोन क्या है? अगर फोटोन जो है वो अज्यूम करें कि वेव कैरेक्टर रखता है, इन केस ऑफ फोटोन हैविंग वेव कैरेक्टर, हैविंग वेव कैरेक्टर, अगर उसका वेव कैरेक्टर हम लोग मान लेते हैं तो उसकी एनर्जी हम किससे रिलेट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला दे सकते हैं? तो बच्चों, वेव कैरेक्टर के लिए हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? हमने वहाँ पे पढ़ी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। तो वहाँ पे वेव कैरेक्टर कैसे एक्सप्लेन करा गया था? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू, क्या लिखा था उसने वहाँ पे, क्या बताया था? E इज इक्वल टू एच म्यू, ये चीज़ बताई थी, है ना। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम ये मानते हैं कि अगर कोई चीज़ जो है वो वेव कैरेक्टर है तो वो इस तरह की उसकी एनर्जी जो है हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जहाँ पे H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करते हैं कि हम अगर फोटोन को पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं, फोटोन एज पार्टिकल, अगर उसको हम पार्टिकल नेचर की तरह मान के चलते हैं कि वो पार्टिकल है, इन दैट केस क्या होगा? उस केस में बच्चों इसकी एनर्जी जो है वो आइंस्टाइन्स इक्वेशन से ली जाएगी, E इज इक्वल टू mc²। ये कहाँ से लिया है हमने? इसको लिया है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें आपने दोनों इक्वेशंस पढ़ी हैं। तो क्या हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं? क्योंकि जब हम लोग कह रहे हैं कि एक ही पार्टिकल है, फोटोन है, वो वेव भी है, वो पार्टिकल भी बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन में एनर्जी तो सेम आनी चाहिए ना। तो इफ़ वी कैन इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड नंबर 2, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाता है? तो वी आर हैविंग एच न्यू इज इक्वल टू mc²। सही है ये बात, हमारे पास ये आ गया। एंड वी नो दैट कि जो न्यू होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है c/λ, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, ये होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पुट कर देती हूँ तो h इज इक्वल टू hc/λ इज इक्वल टू mc², जहाँ पे c और c कैंसिल आउट हो जाए अगर, तो हमारे पास ये आ जाता है h/λ इज इक्वल टू
mc, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर दूं, अगर इसको लैम्डा के टर्म्स में निकालना चाहूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी। ठीक है, तो ये तो निकला बच्चों किसके लिए, फोटोन के लिए। किसके लिए निकला ये, फॉर फोटोन। तो फोटोन के लिए जो c की वैल्यू है वो तो है स्पीड ऑफ लाइट, जो आप जानते हो कितना होता है, वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, हम जनरल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, कि जो जनरल पार्टिकल है बच्चों उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि ये पार्टिकल जो है वो फोटोन नहीं है। अगर वो एक सिंपल मैटर पार्टिकल है, लाइक क्रिकेट बॉल हो गया, कार हो गया, इस तरह से कोई भी सब्सटेंस है, तो उसके लिए अगर हम इसको रखें तो हमें उसकी वेलोसिटी से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड वी शुड राइट इट एज एम वी। यहाँ पे जो v हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। जिस हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसकी हमने इसको वेलोसिटी ले लिया है। तो mv होता क्या है, mv इज मोमेंटम, mv इज इक्वल टू p, जो होता है बच्चों मोमेंटम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस, कौन सी दोनों इक्वेशंस, दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों ही इक्वेशंस को डी ब्रॉगली इक्वेशन माना जाता है, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पे हमें क्वेश्चन करने भी पड़ते हैं। तो नाउ द थिंग इज़, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और या इसमें ड्रॉबैक क्या है। तो इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ, what is the significance of de Broglie's equation। तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी बात है। बात ये है कि जो ऐसा आप फॉर्मूला देख रहे हो, लैम्डा इज इक्वल टू, मतलब वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई एम वी, आप यही फॉर्मूला देख रहे हो ना, h बाई एम वी। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। अगर ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमारे लिए लैम्डा की वैल्यू ठीक ठाक आएगी, है ना भाई। डिनोमिनेटर वैल्यू अगर हम छोटी लेंगे तो जो सॉल्व करेंगे, अगर जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जो अगर ये यहाँ पे मास जो है, ये m की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, छोटी होगी, मास छोटा होगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का बहुत छोटा मास होता है, कम होता है, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जितना मास कम होगा उतना ही लैम्डा इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है। अगर उल्टा हो जाए, अगर मास हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो, केजीज में हो, लाइक कार का हम कैलकुलेट कर लें, या फिर हम किसी चीज़ का, किसी ह्यूमन बीइंग का कैलकुलेट कर लें, किसी एनिमल का, या किसी ऑब्जेक्ट का, बॉल का, टेनिस बॉल का, इस तरह से किसी चीज़ का लेते हैं, तो वहाँ पे मास तो क्या हो गया, मास की वैल्यू तो क्या हो गई, इंक्रीज। जब मास की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज। तो बच्चों, जब लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा, इसका कोई यूज़ नहीं बचेगा, तो हमारे लिए वो वेस्ट है। तो इसका मतलब जो ये कंसेप्ट है हमारा, डी ब्रॉगलीज जो कंसेप्ट है बच्चों, ये हमारा सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही यूज़फुल है, मैक्रोस्कोपिक के लिए यूज़फुल नहीं है। मैं इस चीज़ को समझा देती हूँ आपको। आंसर, इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाई, like in matter of macroscopic size। मैक्रोस्कोपिक साइज का मतलब कि बड़े हैं काफ़ी साइज में, जिसको हम आराम से देख सकते हैं, ऐसी कोई सब्सटेंस है अगर, ठीक है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाता है बच्चों, उस मास की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ वेरी लेस, इज़ वेरी लेस, इतनी लेस वैल्यू हो जाएगी कि उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा, इज़ वेरी लेस एंड बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। वो किसी काम की वैल्यू नहीं है, इतनी माइक्रोस्कोपिक वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है कि हम हमारे काम की नहीं है वो, ठीक है। तो
इन दैट केस हम ये समझ सकते हैं कि जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर only, hence de Broglie's equation is only for, किसके लिए है ये? सिर्फ only for microscopic objects या microscopic particles like। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एंड यही सिग्निफिकेंस है, ये पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो दोनों चीज़ें हैं वेव एंड पार्टिकल, इनमें डिफरेंस क्या है भाई? हम पढ़ तो रहे हैं दोनों चीज़ों के बारे में, बट डिफरेंस क्या है ये तो पता लगे। तो मैं आपको यहाँ पे अब वेव के बारे में एंड पार्टिकल के बारे में, ठीक है, कुछ डिफरेंस बता देती हूँ, समझा देती हूँ। पॉइंट्स आप बुक से देख सकते हैं, समझा देती हूँ। तो बच्चों पहला पॉइंट ये है कि जो पार्टिकल होता है वो लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे उसका पर्टिकुलर जो मास होता है वो एक जगह कंसंट्रेटेड रहता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? लोकलाइज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका जो मास है वो कंसंट्रेटेड है। बल्कि वेव में क्या होगा? वेव में ऐसा नहीं हो सकता। वेव केस में जो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं कह सकते हैं, वेव जो होती है वो स्कैटर्ड होती है। ठीक है, वेव क्या होती है बच्चों? स्प्रेड होती है, स्प्रेड या कह सकते हो स्कैटर्ड होती है। ठीक, तो वेव जो है ना वो एक पॉइंट पे नहीं रुकी रहेगी। लाइक अगर मैंने बोला एक बॉल है तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर है, बट अगर वेव उसी बॉल को मैंने पानी में डाल दिया, तो अगर पानी जो है वहाँ पे अगर मैंने उसको डाला है बॉल को, तो उसके आसपास इस तरह की वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। देखते हैं, इस तरह की वेव्स हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये अब सबने एक्सपीरियंस किया होगा, घर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पानी वगैरह कुछ है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, देन इस तरह की कंसेंट्रिक सर्कल्स डेवलप हो जाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं वेव है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें पार्टिकल की, तो जो पार्टिकल होता है हमारा वो एक ही जगह पे फिक्स रहता है, और दूसरा अगर पार्टिकल है तो वो दूसरी जगह पे फिक्स है। दो पार्टिकल आपस में मिक्स नहीं हो सकते या एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो टू पार्टिकल्स कैन नॉट इंटरफेयर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? दो पार्टिकल्स अगर कहीं पे हैं तो दोनों की एक अलग अलग डिफाइंड बाउंड्री है, दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टिकल। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं वेव पे। अगर मान लीजिए पत्थर डाला गया पानी में, एक पत्थर यहाँ डाला है और दूसरा पत्थर जो है थोड़े गैप के बाद में डाल दिया, तो इसकी जो वेव्स डेवलप हो रही हैं और जो इसकी वेव्स डेवलप हो रही हैं बच्चों, ठीक है, अब दोनों वेव्स क्या होंगी? ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, मतलब दोनों की वेव्स जो हैं एक टाइम पे क्या हो जाएं? इस तरह से क्रॉस करने लग जाएं एक दूसरे को। बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोनों की जो वेव्स हैं, वेव्स कैन इंटरफेयर। वेव्स कैन इंटरफेयर। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, अगर आपके पास दो तीन पार्टिकल्स हैं, मतलब अगर आप बात करें क्रिकेट बॉल की बात करते हैं, तो अगर 3 या 4 बॉल्स हैं आपके पास, तो आप वो सारी बॉल जो है वो ऐड ऑन हो जाएंगी, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, या हमेशा जो है उसका इफेक्ट इंक्रीज होगा। मतलब चाहे आप किसी चीज़ में भी देखें, है ना। बट वेव की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है। वेव्स कैन बी कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव। मतलब अगर कहीं पे पत्थर डाला गया पानी के अंदर, तो जो वेव बन रही थी, अगर उसी पर्टिकुलर जगह पे दोबारा से पत्थर डाल दिया गया, तो जो वेव बनेंगी वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बनेंगी। ठीक है, बट अगर पत्थर यहाँ डाला गया तो वेव्स बन रही थी, एंड उसी के बगल में एक और पत्थर डाल दिया गया जिसकी वेव्स अलग बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये दोनों वेव्स आपस में डिस्ट्रक्टिव हैं, मतलब एक दूसरे की वेव को ख़त्म कर रही हैं, कम कर रही हैं। बल्कि जहाँ पे अगर सेम जगह पे आप पत्थर डालते हो तो वेव जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है। दोनों ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो वेव्स बनी है वो ऐड ऑन करेंगी दोनों के इम्पैक्ट को। ठीक है ना, तो जो वेव्स होती हैं कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव।
एक दूसरे के इम्पैक्ट को कम भी कर सकती हैं और इंक्रीज भी कर सकती हैं। बल्कि अगर हम बात करते हैं कि पार्टिकल की बात करें अगर, तो बच्चों पार्टिकल के केस में अगर 2 या 3 पार्टिकल हैं तो वो अपनी जगह पर हैं, उसका बस जो स्मॉलर और लार्जर जो इम्पैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कम करेगा, उसका इम्पैक्ट एड ऑन ही होगा। पार्टिकल्स आर एडेड, या कह सकते हो मास ऑफ पार्टिकल्स इज एडेड इफ मोर, तो अगर ज़्यादा है तो उसको बस आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कहते हैं, मैंने समझाया है, जस्ट एक नोट्स आपको बनाने तो आप बुक से बना सकते हैं, ठीक है। आपको बुक में कंटेंट मिल जाएगा, बस मैंने आपको समझा दिया है। बच्चों को नहीं समझ में आती हैं ये चीज़ें, बहुत ही ईजी है वैसे। पार्टिकल और वेव जो है इनमें डिफरेंस क्या है। ओके बच्चों, तो आगे चलते हैं। अभी हम इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक इसी सेम फॉर्मूले पे, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन पे, ठीक है। आपको मैंने क्लियरली समझा दिया है ये कि होता क्या है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ मैं आपको। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन calculate the wavelength associated with an electron। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, माइक्रोस्कोपिक है, उसी केस में जो लैम्डा है वेवलेंथ है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू शो करेगा। तो कैलकुलेट द लैम्डा एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास दिया हुआ है आपको। कितना मास दिया हुआ है बच्चों? मास की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻³ kg। केजीज में गिवन है, तो ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन किस यूनिट में होंगी, ठीक है। मूविंग विद अ वेलोसिटी दी है उसकी हमें 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है 6.6 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या क्या गिवन है उसकी बात करते हैं, और उसके बाद क्या क्या फाइंड आउट करना है उसकी बात करेंगे। कैलकुलेट लैम्डा, लैम्डा निकालना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो गिवन है, और h की वैल्यू गिवन है। तो बच्चों हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है अभी फॉर्मूला? मैंने यही बताया आपको कि लैम्डा होता है वो h/mv होता है, ठीक है। अगर मोमेंटम दिया होता तो हम h/p यूज़ कर लेते डायरेक्टली, तो हमें अभी फ़िलहाल क्या यूज़ करना है? h/mv। तो h की वैल्यू कितनी यूज़ करें? 6.6 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। यूनिट लिखें ताकि कैंसिल आउट हो जाए। मास की वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, और सेकेंड इनवर्स कैंसिल। तो जो हमारा आंसर आएगा वो सिर्फ हमारा कितना आए, किस में आएगा बच्चों? लैम्डा वेव लेंथ होती है तो सिर्फ मीटर में आंसर आ रहा है, एक ही मीटर बचा है, ठीक है। तो इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना, और जो आंसर आएगा वो मैं बता देती हूँ क्या आंसर आएगा इसका। सॉल्व करके आंसर आएगा 7.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, ठीक है। तो यूनिट जो है वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में देखकर ही सॉल्व हो जाती हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ तक आपको बहुत ही इजी कंसेप्ट था ये, बस इक्वेशन लर्न करनी है। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग बात करते हैं कि इसी बात को, डी ब्रॉगली इक्वेशन को सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस क्या थे उस टाइम पे। उस टाइम पे जो डी ब्रॉगली इक्वेशन को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे वो दो चीज़ें थी कि कौन सी बात तो डुअल करेक्टर को, मतलब कौन सी बात जो है वो वेव करेक्टर को सपोर्ट करेगी और कौन सी बात पार्टिकल करेक्टर को सपोर्ट करेगी। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग कौन सी बात जो है वो वेव करेक्टर को सपोर्ट करने वाली है। वेव करेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था, और उसके अलावा थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी था। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एक पैटर्न जनरेट हुआ जिसमें वेव्स नज़र आ रही थी, डाइफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट हुआ था। उसका डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ शॉर्ट में। एक जो एक्सपेरिमेंट था वो था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट।
ये एक्सपेरिमेंट बच्चों किस तरह का था, इसमें ये करा गया था, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक इंसिडेंट लाइट ली, किसके ऊपर, एक सैंपल के ऊपर। सैंपल क्या है, निकल का क्रिस्टल लिया गया, निकल क्रिस्टल, ठीक है। उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट कराई गई, किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की, इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में जब वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई तो हमने उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लिया, ठीक है। जो फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया बच्चों, तो उस पर क्या दिखाई दिया हमें, उसका रिजल्ट आया। उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से था, उसमें कुछ पैटर्न्स बन रहे थे। कैसे पैटर्न्स बन रहे थे, कुछ इस तरह के पैटर्न्स बने, ठीक है। तो इससे पता लग गया कि ये क्या बात हो रही है, ये वेव के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, वेव के बारे में, कि ये जो यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है हमारे पास में, एक सेकेंड, जो हमारे पास में यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है, जो वेव का करेक्टर दिखा रहा है कि जैसे वेव्स बनती है ना, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया जाए तो उसी तरह का हमें दिखाई दे रहा था, इसको हम वेव करेक्टर मान सकते हैं। इसी तरह से थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट था वो भी था। थॉमसन ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, ये तो था नंबर 1 और ये है नंबर 2। तो बच्चे इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक लाइट जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भेजा गया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आ रही है, यहाँ पे स्लिट लगाई कि ये सिर्फ एक जो है वही आए, हमारे पास एक प्रॉपर डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स ही आए, नॉट इन मैनी डायरेक्शन। तो स्लिट लगाई गई, जिसके बाद उसको हमने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल से पास करवाया, एंड उसके बाद में देखा गया कि वो जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे एंड डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो गई थी, डाइफ्रैक्ट हो गई थी वो बीम, डाइफ्रैक्टेड बीम, ठीक है। जब उसको एक स्क्रीन पर लिया गया, उसको एक स्क्रीन पर ऑब्टेन किया गया, तो यहाँ पे भी यही नोटिस हुआ कि ये भी जो है वो इसी तरह के पैटर्न्स जो है वो बना रहा है, ठीक है। तो इससे ये हो गया फाइनल कि यहाँ दोनों एक्सपेरिमेंट्स में वेव करेक्टर जो है उसको सपोर्ट किया, और ये उस टाइम पे जो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन थी उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब बात करते हैं कि उस टाइम पे पार्टिकल करेक्टर कैसे सपोर्ट हुआ था, कौन से एक्सपेरिमेंट से सपोर्ट हुआ था। तो अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल करेक्टर की, पार्टिकल करेक्टर, तो एक टर्म आया यहाँ पे सिंटिलेशन। आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसकी, सिंटिलेशन क्या होता है। सिंटिलेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर आपने व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स अ जिंक सल्फाइड सरफेस पे, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि निकल सरफेस के ऊपर हमने एक लाइट जो है इलेक्ट्रॉन की बीम है उसको फोकस कराया, ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन को या फिर किसी लाइट को फोकस कराते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कहाँ पे, किसी केमिकल सब्सटेंस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, तो वहाँ पे एक डॉट बन जाता है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको देना चाहूँ, सपोज एक बॉल है जिससे आप खेलते हो, वो गंदी हो चुकी है, कीचड़ में जा चुकी है, और उसी को आपने दीवार पे मारा है, तो जहाँ पे आपने उसको दीवार पे मारा है वहीं दीवार पे एक निशान हो गया है, तो पता लग गया है कि दीवार पे बॉल लगी है। तो जितनी बार वो बॉल लगेगी, जितनी जगह लगेगी वो गंदी बॉल जो है, उतनी जगह पे स्पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, मतलब जो भी इंसिडेंट हो रहा है उस सरफेस के ऊपर, वो क्या है, वो बच्चों जो इंसिडेंट हो रहा है उस सरफेस के ऊपर वो एक पार्टिकल है, और एक पार्टिकल नेचर में है, ना कि वेव नेचर में। तो वेव नेचर को एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए अलग थे, और पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए अलग एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है। तो सिंटिलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन आप लोग जानते हो, ये जो सब्सटेंस है ये स्पेशल सब्सटेंस है, आपने ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जहाँ डिस्कवरी इनकी पढ़ी होगी वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा इसका, जिंक सल्फाइड स्क्रीन का। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन, अ स्पॉट ऑफ लाइट
इज नोन एज सिंटिलेशन। जो आप देख रहे हो ये टर्म सिंटिलेशन क्या है कि जितनी बार मैंने जो आपको सिंपल एक्सप्लेन किया है कि बॉल जो है वो कीचड़ में हो चुकी है और दीवार पे मारा तो निशान हुआ, वही चीज़ यहाँ पे है कि जितनी बार जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है जिंक सल्फाइड स्क्रीन को उतनी जगह स्पॉट क्रिएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे शो होता है कि पार्टिकल करेक्टर भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी हमने पढ़ लिया पहला वाला डी ब्रोगलीज कंसेप्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशन क्या है, इसमें इक्वेशन बहुत ही इजी है, उसकी बात करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम एक ही टाइम पे किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, लाइक अगर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें तो ये चलो फिर भी उसमें तो ये कंसेप्ट काम ही नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं किसी कार की बात करूं तो उसका जो मोमेंटम है मतलब मास इनटू वेलोसिटी वो, या फिर उसकी पर्टिकुलर पोजीशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये ऐसा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप एक चीज़ को एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे तो दूसरी चीज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी, वो एक्यूरेसी से दूर चली जाएगी। अगर आप दूसरी चीज़ को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहली वाली चीज़ जो है वो दूर चली जाएगी, और अगर आप दोनों को कैलकुलेट करना चाहते हो एग्जैक्ट तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइमल्टेनियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली दे वांट टू नो कि अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जान लिया जाए और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जान ली जाए तो हम ये पहचान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री क्या है, मतलब एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूम रहा है ये फाइंड आउट कर लिया जाएगा। बट इट वाज नॉट पॉसिबल, ये दोनों चीज़ें एक टाइम पे पॉसिबल नहीं थी कैलकुलेट करनी। ठीक है बच्चों, तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इसकी स्टेटमेंट कहती है इट इज़ इम्पॉसिबल, it is impossible to calculate और measure simultaneously, एक ही टाइम पे, ठीक है, simultaneously the position and momentum दोनों ही एक टाइम पे कैलकुलेट करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली the position and momentum of a small particle with absolute accuracy, मतलब एक्यूरेसी से एकदम एक्यूरेट जो है हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ये ऐसा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन भी है, और ये एक्सप्रेशन क्या कहता है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। क्या है इसका मतलब? डेल्टा पी है बच्चों मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, या कह सकते हो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी है ये। ठीक है, एंड यहीं पे बच्चों डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स जो है वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ द थिंग इज कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, तो क्या हम इसको mv के इक्वल लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं, बट जो मास है वो तो फिक्स ही रहेगा ना। तो हम अगर डेल्टा p के इक्वल कुछ रखना चाहें तो m डॉट डेल्टा भी रखना पड़ेगा। जो वेलोसिटी है उसको हमें डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी करना पड़ेगा, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट m डेल्टा v ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4 पाई। हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको यूज़ करना है इन योर कैलकुलेशंस, इन योर न्यूमेरिकल्स। अब बात ये है कि ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है, बट नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देती हूँ, एप्लीकेबल फॉर
for microscopic particles only and not for मैक्रोस्कोपिक। तो रीज़न क्या है, मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था। मैक्रोस्कोपिक पर ये नहीं डिपेंड करेगा। मैक्रोस्कोपिक मतलब कि जो आपके पार्टिकल्स उस तरह के हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा है, उन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है, वहाँ तक बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में आपको करवा देती हूँ। एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें, जितने क्वेश्चन आप लोग कर सकें, उसी से आपका जो नॉलेज है वो पता लगता है कि आपको कितना आता है। तो इट्स कंपल्सरी। नेक्स्ट इज बच्चे, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द in the velocity of an electron in its position if the uncertainty, calculate the uncertainty in the velocity of an electron if the uncertainty in its position is वन एंगस्ट्रॉम। तो आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, जो किसके बराबर होता है 100 पिकोमीटर के या फिर 10⁻⁻10 मीटर के। इतना क्वेश्चन में दिया है, वरना नहीं देते हैं, आपको खुद भी कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चंस आंसर। कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी निकालनी है, मतलब डेल्टा वी निकालना है यहाँ पे। तो मैंने जो फॉर्मूला आपको यहाँ लिखवाया है, यही वाला फॉर्मूला जो लिखवाया है, इसी को यूज़ करना है। ठीक, और बहुत ही सिंपल है। तो क्या करें, आंसर लिखते हैं सबसे पहले। क्या क्या चीज़ गिवन है, सिर्फ पोजीशन जो है उसमें अनसर्टेनिटी गिवन है एंड इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इलेक्ट्रॉन का मास की जो वैल्यू है वो तो हमें पता होनी चाहिए, है ना, वो हम पुट कर सकते हैं। एच की वैल्यू हम जानते हैं, पाई की वैल्यू हम जानते हैं। तो चलिए सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको मीटर में पुट करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर, इतना पुट कर लेंगे। एच की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इतनी होती है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देते हैं। डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज इक्वल टू, बस सॉल्व तो इसको इज इक्वल टू की तरह ही करेंगे, h/4 पाई। तो सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। डेल्टा वी को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सब उधर ले जाते हैं। तो डेल्टा वी को यहाँ छोड़ने के बाद में बाकी उधर लेके जाएंगे, तो आप ये हो जाएगा h/4 पाई मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स नीचे और मास यहाँ पे वो भी नीचे। ठीक है, वो भी नीचे आ जाएगा। हाँ, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। h की वैल्यू क्या है बच्चों, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 एंड 4 नीचे, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 1 डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है, -10⁻⁻10। ठीक है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों सारी चीज़ों को, तो आपके पास आंसर जो आएगा, सॉल्व करके मैच कर लेना कितना आंसर आता है। आंसर विल बी 5.77 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है तो मीटर पर सेकेंड में आएगा। सारी वैल्यूज़ लिख करके, यूनिट्स लिख करके कैंसिल आउट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपका होमवर्क क्या है, यहाँ पे मैं होमवर्क दे देती हूँ आपको। होमवर्क ये है कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन फ्रॉम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। ठीक है, 5 क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, डी ब्रॉगली से करने हैं,
और 5 क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो करने हैं हाइजेनबर्ग से। जो भी बुक फॉलो करते हैं उसमें आपको इतने क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, बल्कि 10-15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करके रखें और जितना मैंने पढ़ाया है उसको बुक से ज़रूर पढ़ें। इतना आपका मटेरियल हो जाएगा आज का, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट करेंगे और 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके बाद में फिर क्वांटम नंबर्स हैं और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, okay students, like the video, subscribe my channel, share with your friends and comment below. Okay students, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.